हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रेटेजीज टू द पॉइंट। और आज हम लोग देखने वाले हैं आईएमएफ के बारे में। और ये जो हमारा है वर्ल्ड में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उनके हेडक्वार्टर्स हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। उनकी संरचना कैसी है और उनका जो क्या कार्य है। और इस सीरीज में जो है ये हमारी है तीसरी क्लास। तो चलो बिना समय गवाए सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला पॉइंट है स्थापना और उद्देश्य। देखो, आईएमएफ की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाना, यानी कि जो मौद्रिक सहयोग है, मॉनेटरी मेजर्स लिए जाते हैं अलग अलग देशों में, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड हों और सभी देशों को जो है ये सहायता प्रदान करें। तो ये इसका पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा क्या है? विनिमयता दर स्थिरता, एक्सचेंज रेट को जो है बैलेंस रखना है, स्थिर रखना है। दूसरा, भुगतान संतुलन संकट में वित्तीय सहायता। देखो, इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसको जो है इस संकट में वित्तीय सहायता ये प्रदान करता है किसी देश को। फिर है वैश्विक आर्थिक स्थिरता व विकास बढ़ाना, यानी कि जो विश्व भर में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो रखना और विकास को, ग्रोथ को बढ़ावा देना। ठीक है, ये इसके जो है मेन उद्देश्य, मेन चार उद्देश्य हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप। अब देखते हैं इसकी सदस्यता। देखो, लगभग सभी सदस्य देश जो हैं सदस्य हैं, लगभग जितने भी देश हैं दुनिया में लगभग सभी सदस्य देश हैं। और सदस्यता का आधार क्या है? वो है कोटा सिस्टम। ठीक है, कोटा सिस्टम है। और कोटा निर्धारित क्या करता है? कोटा कैसे निर्धारित करता है कि देश कितना फंड देगा। जैसे कोई देश है वो ज़्यादा फंड देगा तो उसका जो है हिस्सेदारी ज़्यादा होगा और इसीलिए उसका जो पकड़ है आईएमएफ पर वो भी ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली किसका पकड़ ज़्यादा होगा? यूएस का पकड़ ज़्यादा होगा, उसका फंडिंग बहुत ज़्यादा है आईएमएफ में। फिर दूसरा है संकट में कितना फंड ले सकता है, वो कितना फंड जो है संकट में ले सकता है, ये निर्धारित करेगा। फिर वोटिंग पावर जो है वो कितनी होगी, कोटा ये भी निर्धारित करता है कि वोटिंग पावर जो है कितनी रहेगी उसकी। ठीक है, तो तीन इसके मेन हम लोग देख लिए कि कोटा क्या क्या निर्धारित करता है। फिर अब देखते हैं संरचना और निर्णय प्रक्रिया। देखो, एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, प्रत्येक देश का एक गवर्नर होता है जो यहाँ पर जो है प्रतिनिधित्व करता है, सर्वोच्च निर्णय इकाई है। ठीक है, ये जो है ये वाली सर्वोच्च निर्णय इकाई है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स गवर्नर्स। बी नंबर है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, इसमें जो 24 सदस्य होते हैं और दैनिक कार्य व ऋण स्वीकृति, जो डेली का काम है वो करता है। और जो डेट के लिए एक तरह से कहो कि एप्लीकेशन आता है देशों का, सीधी भाषा में समझाऊं तो वो इसको जो है अप्रूव करता है या डिसअप्रूव करता है। तीसरा है सी मैनेजिंग डायरेक्टर। देखो, मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एमडी वो होता है आईएमएफ का प्रमुख। ठीक है, और परंपरागत रूप से क्या होता है? यूरोप से चुना जाता है। ये थोड़ा सा अजीब है, जो भी है ये यूरोप से चुना जाता है ट्रेडिशनली। ठीक है, तो हमने देख लिया संरचना और उसकी निर्णय प्रक्रिया। अब इसके बाद आईएमएफ कैसे काम करता है। देखो, पहला सर्वेलांस, यानी कि अर्थव्यवस्था की वो निगरानी करेगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था की निगरानी करेगा। बी है वित्तीय सहायता, यानी कि लोन्स लोन्स प्रदान करेगा। और सी है टेक्निकल असिस्टेंस देना, जैसे टैक्स प्रशासन में सुधार करना, बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र को मजबूत करना और आर्थिक डेटा को सुधारना। ये इसका मेन काम होता है। ठीक, तो देख लिया हमने आईएमएफ कैसे काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो 5 नंबर, इसका जो प्रमुख ऋण कार्यक्रम, ये थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। इसका जो प्रमुख ऋण कार्यक्रम है ये अलग अलग देशों को कैसे ऋण प्रदान करता है वो इसके बारे में बताया गया है। देखो, ए SBA स्टैंड बाय अरेंजमेंट, इसका क्या मतलब है? देखो, यह जो है शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालिक भुगतान संतुलन, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए दिया जाने वाला ऋण है, डेट है। अब जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा जो है अचानक जो है कम हो जाती है तो और उसे तुरंत मदद चाहिए, तब SBA लिया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ये 2 पॉइंट। बी EFF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। देखो, यह दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म और संरचनात्मक समस्याओं को सुधारने के लिए दिया जाने वाला ऋण है। ठीक, जैसे लंबे समय से चल रही आर्थिक समस्याएं, सार्वजनिक क्षेत्र में कमजोरी, बैंकिंग सुधार आदि, ये सब जो है ये मतलब प्रदान करता है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत। इसकी अवधि जो है SBA से अधिक होती है और सुधारों पर जोर रहता है। जाहिर सी बात है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, लॉन्ग टर्म जो है ये सुधार करता है। फिर इसकी अवधि क्या होगी? SBA से हमेशा अधिक रहेगी। SBA क्या है? स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये शॉर्ट टर्म में ध्यान रखना, और ये जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये लॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट सी है हमारा
इसी में रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, देखो यह क्या होता है, यह आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थितियों में तेजी से फंड देने वाला कार्यक्रम है। जैसे प्राकृतिक आपदा हो गई, युद्ध हो गया, महामारी हो गई, या अचानक सा आर्थिक झटका, या ऐसा कोई इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया, तो ऐसे समय में देश को क्या चाहिए, तुरंत सहायता चाहिए, तो उसको तुरंत सहायता मिल जाती है। किसके तहत मिलती है? रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट यानी RFI के तहत। इसमें शर्तें जो हैं, कंडीशनलिटीज कम होती हैं, कम शर्तें लगाता है वो। अदरवाइज IMF बदनाम है ज़्यादा शर्तें लगाने के लिए। अभी उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। अब डी नंबर में क्या है? PRGT यानी कि पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट। ये क्या है? कम आय वाले यानी कि लो इनकम देशों के लिए कंसेशनल, यानी कि एक तरह से कह लो कि सहमति से, यानी कि बहुत कम ब्याज वाले ऋण प्रदान किए जाते हैं। किसके तहत? PRGT के तहत। ठीक है। बेसिकली क्या है? पॉवर्टी रिडक्शन है, तो बहुत ज़्यादा अगर इसमें शर्त लगा देगा और बहुत ज़्यादा ही अगर इंटरेस्ट या ब्याज लगा देगा तो वो नहीं चुका पाएगा, तो पॉवर्टी रिडक्शन की जगह उल्टा बढ़ने लग जाएगा। ये हो गया। उसके बाद है उद्देश्य, देखो गरीबी कम करना है, विकास परियोजनाओं में सहायता देना है, ये जो है इसका उद्देश्य है। ठीक, आगे बढ़ो। अब देखो IMF जब शर्त दे, ये लोन देता है तो उसकी क्या क्या शर्तें होती हैं। पहला देखो, सामान्य शर्तें क्या है? सब्सिडी में कटौती करो, राजकोषीय घाटा जो है वो भी कम करो, मुद्रा अवमूल्यन करो, और बैंकिंग में सुधार करो। देखो IMF का जो एक तरह से ट्रीटमेंट है या फिर जो वो शर्तें लगाता है, उसको बहुत हार्ड सर्जरी कहा जाता है, बहुत ही कठोर सर्जरी कहा जाता है इसको। ठीक है। तो क्यों कहा जाता है? इस इन्हीं वजहों से। सब्सिडी में कटौती करो, जैसे सब्सिडी प्रदान करते हैं, बहुत सारी सरकारें प्रदान करती है सब्सिडी, तो उसको जो है कटौती करो, उसको कम कर दो, यानी कि जनता को जो है बहुत ज़्यादा मदद ना पहुंचाओ पैसे के थ्रू, ये कम करना होता है। राजकोषीय घाटा जो है कम करो किसी भी तरह से। मुद्रा अवमूल्यन करो, यानी कि मनी डिप्रिसिएशन करो, यानी कि डॉलर की तुलना में मुद्रा को जो है उसकी वैल्यू कम करो। फिर बैंकिंग में सुधार करो। इन सब चार काम में जो है सामान्य शर्तें हैं। बी क्या है? इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था स्थिर करना होता है, भुगतान संतुलन सुधारना होता है, इसलिए ये सारे काम किए जाते हैं। आलोचनाएं क्या है? देखो शर्तें जो है बहुत कठोर हैं और सामाजिक क्षेत्र पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है, जब आप सब्सिडी को काट दोगे तो फिर सामाजिक क्षेत्र पर क्या होगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, इसीलिए जो है इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट, अब देखो SDR क्या है, यानी कि स्पेशल ड्राइविंग रिजर्व क्या है इसके संदर्भ में। देखो SDR को बोलते हैं स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। इसका क्या मतलब है? यह IMF द्वारा बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय रिजर्व एसेट है, यानी ये मुद्रा नहीं है, ठीक, बल्कि एक अधिकार है, राइट है, जिसे देश जरूरत के समय विदेशी मुद्राओं में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। और SDR का मूल्य 5 प्रमुख मुद्राओं की बास्केट पर आधारित है। जैसे, और वो कौन कौन है? US डॉलर है, यूरोपियन यूरो है, चाइनीज युआन है, जापानीज येन है, और ब्रिटिश पाउंड है। ये 5 मैन उसकी बास्केट है। बास्केट मतलब यहाँ पर वो हो गया कि वो सारे डॉलर्स, वो सारे करेंसीज जिसमें आप जो है विदेशी मुद्राओं में बदल सकते हैं देश। ठीक है। तो ये हो गया SDR। अब देखो SDR का उपयोग क्यों किया जाता है? जब किसी देश के पास विदेशी मुद्रा जो है कम हो जाए, तो वह SDR को अन्य देशों या IMF के माध्यम से डॉलर, यूरो आदि में क्या कर सकता है? बदल सकता है। देखो अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व जो है कम पड़ जाए किसी देश के पास, तो वो क्या करेगा? अपने पास जो पैसा है उसको वो इन 5 में से किसी एक में बदल लेगा। जनरली लोग प्रेफर क्या करेंगे? US डॉलर करेंगे, ज़्यादा बैलेंस्ड है, मतलब बहुत ज़्यादा, एक तरह से कह लो कि इसका पावर बहुत ज़्यादा है और ये बहुत ज़्यादा स्थिरता प्रदान करता है, इसीलिए। तो इससे जो है वैश्विक तरलता, लिक्विडिटी बढ़ती है और संकट के समय देशों को जो है राहत मिलती है। सबके पास अगर डॉलर या इनमें से 5 कोई करेंसी रहेगी तो विदेशों में उसके लिए कुछ भी कार्य करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वगैरह करना उसके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। इसलिए SDR का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है IMF और भारत। देखो भारत इसका संस्थापक सदस्य, भारत ने जो है इसकी स्थापना सबके साथ मिलकर के की थी, एक तरह से सबने मिलकर स्थापना की थी, उसमें भारत भी था, इसलिए भारत को क्या कहा जाएगा? संस्थापक सदस्य। 1991 संकट में IMF ने बहुत सहायता करी थी। जिस तरह से मैं पीछे पड़ा वैसे ही सहायता करी है। वैसे हम लोग 1991 का संकट डिटेल में देखने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ये बी हो गया। सी है आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, यानी कि नियमित मूल्यांकन। इसको डिटेल में भी समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखो ये हमारा है 8 का सी पॉइंट, आर्टिकल 4 कंसल्टेशन का क्या मतलब है। देखो आर्टिकल 4 कंसल्टेशन क्या है? IMF अपने प्रत्येक सदस्य देश की सालाना आर्थिक सेहत की क्या करता है? जांच करता है।
ठीक। आईएमएफ की टीम जो है देश में आती है, सरकारी अधिकारियों जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं टॉप लेवल के, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया हमारे देश में, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उद्योगों आदि से बात करती है। फिर एक विस्तृत रिपोर्ट जो है वो जारी करती है, जिसमें बताया जाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ अच्छी है और कहाँ जो है वो सुधार की ज़रूरत है। ठीक है। अब देखो भारत के लिए ये 3 पॉइंट जो है ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान वे में लिखे गए हैं वैसे। फिर भारत के लिए इसका क्या महत्व है, देखो यह रिपोर्ट निवेशकों यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं बाहर के, सरकार जो गवर्नमेंट है हमारी, और वैश्विक संस्थानों जो बड़े बड़े संस्थान हैं, वर्ल्ड बैंक वगैरह के लिए विश्वसनीय आर्थिक आकलन प्रदान करती है। देखो कोई कंपनी या कोई निवेशक इन्वेस्टर भारत में क्यों जो इन्वेस्ट करना चाहेगा, अगर यदि यह रिपोर्ट अच्छी नहीं रही, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ अच्छी है, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ये रिपोर्ट में अगर बताया जाए कि सुधार की ज़रूरत बहुत जगहों पर है, या फिर बहुत खराब अर्थव्यवस्था है, तो वो निवेशक क्या होगा, रिपोर्ट नहीं करना चाहेगा, इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा जल्दी से। अलग वैश्विक संस्थान है, वर्ल्ड बैंक वगैरह, वो जल्दी से लोन देना नहीं चाहेंगे, आईएमएफ वगैरह। तो ये सब क्या होता है, आईएमएफ की रिपोर्ट का महत्व होता है कि विश्वसनीय आर्थिक आकलन प्रदान करती है, क्योंकि भारत सरकार या कोई भी देश अपना ही आर्थिक आकलन करेगी तो हो सकता है बहुत बढ़िया दिखा दे वो खुद को, तो ये जो है एक बहुत ही क्रेडिबल सोर्स प्रदान करती है। दूसरा है, भारत की नीतियों में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने में जो है क्या मिलती है, मदद मिलती है, कहाँ हमें कमियां हैं, कहाँ हमें सुधार करना है इस वजह से। ठीक। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे। अब है 9 नंबर, आईएमएफ की आलोचना। देखो ये क्यों करते हैं इसकी आलोचना, क्योंकि जो है ये बहुत ही ज़्यादा कठोर शर्तें अप्लाई कर देता है। हमने पढ़ा कि सब्सिडी में कटौती करो, बहुत जगहों पर सुधार करो, इस वजह से इसको कठोर शर्तें लगानी ये लगाता है, और मैंने बताया इसको हार्ड सर्जरी कहते हैं। फिर विकसित देशों विशेषकर अमेरिका का अधिक प्रभाव, पहले ही बताया कि अमेरिका का फंडिंग वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। फिर वन साइज फिट्स ऑल मॉडल, वन साइज फिट्स ऑल मॉडल, इसका मतलब सीधे सीधे तौर पर कहूँ तो एक नियम में सभी देशों को जो है बांधने का प्रयास किया गया है, इस वजह से इसकी वजह से इसकी आलोचना की जाती है। अभी इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं फिर से। फिर गरीब वर्ग पर क्या होता है, बहुत अधिक असर पड़ता है, सब्सिडी में कटौती कर दोगे, बाकी सामाजिक योजनाएं रोकने लग जाओगे तो उस पर असर पड़ेगा ही, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 9 का सी इलेबोरेट करते हैं हम लोग। देखो वन साइज फिट्स ऑल मॉडल का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि आईएमएफ कई बार हर देश पर एक जैसी आर्थिक नीतियां लागू करवाने की कोशिश करता है। देखो जो नीतियां यूएस में अप्लाई हो सकती हैं वो इंडिया पे नहीं होगी, जो इंडिया पे अप्लाई हो सकती है वो किसी और देश पर नहीं होंगी, सबकी अलग अलग आर्थिक संरचनाएं हैं देश के हिसाब से, तो ये एक ही नीति हर देश पर लागू करने की कोशिश करता है, जबकि हर देश की आर्थिक स्थितियाँ, सामाजिक ढांचा, विकास स्तर और समस्याएं क्या है, अलग अलग होती हैं, बताया अभी। तो इसलिए आलोचना क्यों होती है, क्योंकि एक ही तरह की कठोर नीतियां जैसे सब्सिडी हटाना, मुद्रा अवमूल्यन, सरकारी खर्च को कम कर देना, कई देशों में उल्टा नुकसान भी कर देती है। अक्सर हमने देखा है कि आईएमएफ जहां भी अक्सर गया है ऐसे नीतियां लेकर के, वहां पर जनता ने बहुत ज़्यादा विद्रोह किया है बाद में अपनी ही सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब आप ऐसे काम कर दोगे ये सब काम, तो क्या होगी, जनता भड़क जाएगी, इसीलिए। फिर दूसरा पॉइंट है, विशेषकर गरीब और विकासशील देशों पर इसका असर क्या होता है, अधिक नकारात्मक पड़ता है, अभी बताया हमने। चलो लगभग आखिरी पर आ चुके हम लोग कि आईएमएफ का महत्व क्या है। देखो फिर भी आईएमएफ का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इससे वैश्विक आर्थिक स्थिरता बनी रहती है, संकटग्रस्त देशों को राहत मिलती है, आर्थिक नीतियों में पारदर्शिता व सुधार आता है, और वैश्विक आर्थिक सहयोग भी क्या होता है, ये मजबूत करता है, या इसका उद्देश्य उन सब में से एक है। इसलिए आईएमएफ का महत्व आज भी ठीक ठाक बना हुआ है। ठीक है। चलो तो हमने जो है आज देखा कि आईएमएफ उसका जो है क्या, कैसी स्थापना हुई थी, उसका मेन फंक्शंस क्या क्या हैं, क्यों उसकी आलोचनाएं होती हैं, भारत के लिए इसका क्या महत्व था। ठीक है। चलो इतना ही है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए थैंक यू।